स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं क्लास 11 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो उसी सीरीज़ का पहला वीडियो है क्लास 11 ज्योग्राफी, और उनकी जो बुक है वर्ल्ड वाली जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में। इंग्लिश में बोलें तो ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी 30 से 35 मिनट की बनेगी, तो दिल थाम के बैठिए और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भूगोल का अर्थ, यानी कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है भू, दूसरा है गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। इरेटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक विद्वान के द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और उन्होंने जो इस भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया वो इस तरह से, यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफिक ग्राफोस अर्थात वर्णन, अर्थात इसके अंतर्गत ज्योग्राफी का वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना है। ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, ये बोला है इस वैज्ञानिक ने, इसका नाम है एरिस्टोस्थेनीज। ठीक है, नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही होगी, लेकिन आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। फिर है भूगोल क्या है। रिचर्ड हॉटसन और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार, ठीक है, तो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या है। अब ये प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता क्या है, इसके बारे में हमने एक अलग से पूरा टॉपिक बनाया है, वो जानेंगे आगे। ठीक है, तो रिचर्ड हॉटसन का ये कहना है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये अल्फ्रेड हेटनर का कहना है। हालांकि ये जो आपका मतलब एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आ जाए तो आपको लिख देना है। कैसे? रिचर्ड हॉटसन कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य केवल प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता इसका अध्ययन और वर्णन करना है। वहीं अल्फ्रेड हेटनर कहते हैं कि भूगोल धरती के जो विभिन्न कारण हैं उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, बस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को तीन तरह से प्रभावित करता है। पहला आता है दूरी से, फिर आता है क्षेत्रीय विस्तार, फिर आता है विस्तृत समुद्र। तो दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक काम किया है। कैसे? मान लीजिए, अभी मैं तीन पहले आपको बताता हूँ। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है। अब देखिए, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में आपको जो रेखाएं दिखती हैं वो दर्शाती हैं कि क्षेत्रीय विस्तार क्या है, और दूरी कैसे दर्शाती है कि जो रास्ते होते हैं मैप में वो दर्शाते हैं दूरियों को, और जो नीला नीला सा पृथ्वी का जो पूरा भाग है वो दर्शाता है समुद्र को। तो दूरी, क्षेत्रीय विस्तार और विस्तृत समुद्र, इन तीनों ने मिलकर ऐतिहासिक घटनाओं को कई बार प्रभावित किया है। अब ये किस तरह से किया गया ये तो आपकी बुक में नहीं बताया है। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न ये है कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं, जो क्या प्रश्न से उत्तर देते हैं। यानी कि पहला प्रश्न है क्या वाला, पहला प्रश्न है क्या वाला। क्या से संबंधित ये है कि जो भी पृथ्वी की धरातल पर पाए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, कैसा भी हो, बस उन्हें जानना है। तो क्या प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कुछ प्रश्न पृथ्वी की भौतिक सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी का जो भौतिक सांस्कृतिक तत्व है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये प्रश्न बनता है कहाँ वाला। तीसरा आता है, यह तृतीय प्रश्न है, व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा है। अर्थात जो पृथ्वी के बारे में हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी जाना है, जो भी देखेंगे, वो सभी क्या, कहाँ और क्यों, इन तीनों प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम भूगोल को तीन
तीन वर्गीकृत कर सकते हैं। भूगोल को तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या, कौन कौन से, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, अब आते हैं भूगोल के महत्व के बारे में। तो भूगोल का क्या महत्व है, आइए ये जानते हैं। दोस्तों पीछे से नॉइस आ रही होगी, आप उस नॉइस को ध्यान में मत लाइए, आप सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिए। भूगोल के महत्व के बारे में देखिए, भूगोल विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात जो भूगोल है वो हमें विविधताओं को समझने के लिए, चाहे किसी देश की हो, किसी राज्य की हो, किसी घर की हो, चाहे मतलब किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग की हो, तो भूगोल वहाँ की विविधताओं को समझने के लिए, वहाँ का समय और स्थान के संदर्भ में सभी बातों को जानने के लिए, उनके कारकों को खोज करने के लिए हमें क्षमता प्रदान करता है। इससे यानी भूगोल से मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने, यानी कि जो मानचित्र है, पृथ्वी का गोलक मानचित्र है, जो उसको समझने के लिए, धरातल को समझने के लिए विश्व की मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात और संचार के साधन तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? भूगोल से। और भूगोल किसके बारे में जानकारी देता है? पृथ्वी को समझने के लिए, धरातल के लिए, विश्व की मृदा, खनिज संपदा हो गया, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, संचार, हर चीज़ के बारे में समझने के लिए हमें भूगोल की अति आवश्यकता है, जो भी पृथ्वी से जुड़ा है उसके बारे में। ठीक है, इसके अतिरिक्त पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, झील, पर्यावरण और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करता है। कौन? भूगोल। तो भूगोल के महत्व के बारे में हमें क्या क्या बातें पता चली? बहुत सारी। यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको समझने के लिए, ठीक है, मानचित्र को समझने के लिए, मृदा, खनिज संपदा, मौसम, जलवायु, जनसंख्या, यातायात, यानी पृथ्वी से जो भी जुड़ा है, एक कण से लेकर एक हवाई जहाज तक, एक अंतरिक्ष तक, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसके बारे में सारी जानकारी हमें भूगोल से मिलती है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है भूगोल विषय का अध्ययन, यानी कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब ये हम जानते हैं। देखिए, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अर्थात भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में, यानी कि जो हमारा समाज है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, कुछ विभिन्नताओं के बारे में हमें पता चलता है। इन विभिन्नताओं को हम ख़त्म करके वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या देश स्तर पर भाईचारा और शांति को स्थापित कर सकते हैं, जो कि प्रबल होती है। फिर है, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान, समय अर्थात के संदर्भ में विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। ये तो मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, उसके बाद है कि भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। अर्थात आपको पता है कि भूगोल का जो मानचित्र है, पृथ्वी का जो मानचित्र है, वो वास्तविक रूप से पृथ्वी को जानने के लिए विभिन्न तत्वों को जानना, चाहे नदी, समुद्र, ठीक है, और मतलब हर चीज़ के बारे में जो भी मैप में दिया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। फिर है भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक हो, यानी भूगोल के अंतर्गत जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है, जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कैटोग्राफी, ठीक है, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। इसने विश्व में व्यापार, वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को बढ़ावा दिया है। यानी कि भूगोल में जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें आई हैं, जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, दूर संवेदन, इन सभी के अध्ययन और कुशलता ने राष्ट्रीय विकास में भी सहयोग दिया है, विदेश स्तर पर भी सहयोग दिया है, और इसने विश्व व्यापार को भी बढ़ाया है। और विश्व व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ में इसने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। अब मान लीजिए जब तकनीकी विज्ञान का विकास होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, वो सभी चीज़ें आप इस भूगोल से संबंधित जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टॉपिक भूगोल विषय का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, आगे आता है भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में, यानी कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी अब हम जानते हैं। सबसे पहला, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक विधि तंत्र है एवं उपागम है, जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। एक भूगोल मतलब जो भूगोल है वो सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि
इसका एक अपना ही अलग विधि तंत्र है, उपागम है। ठीक है, अब ये कैसे है वो आइए जानते हैं। देखिए, भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता, जैसे कि शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध करती है। यानी कि जो भूगोल है वो सूचनाओं के बहाव को, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने पर, उसको अवरुद्ध नहीं करता है। जैसे कि शरीर में जो हमारा रक्त है उसके बहाव को कोशिका झिल्ली अवरुद्ध करती है। ठीक है, तो भूगोल जो है सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता है। परंपरागत भौतिक भूगोल भूमि की मौसम विज्ञान जल विज्ञान से संबंधित है। यानी कि परंपरागत जो भौतिक भूगोल है वो भूमि के मौसम विज्ञान से और जल विज्ञान दोनों से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार कि भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि अपनी सूचनाएं इन्हीं मतलब के विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। देखिए, जो परंपरागत भौतिक भूगोल है ये भूमि का जो मौसम विज्ञान है, जो जल विज्ञान है उससे संबंधित है। वहीं अगर हम भू आकृतिक विज्ञान, जल विज्ञान, ठीक है, समुद्र विज्ञान और मृदा भूगोल का विज्ञान की बात करें तो ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जो सूचना है यानी कि ये हमसे नहीं पहुंचती, ये आपस में ही, यानी कि जो निर्जीव तत्व हैं वो आपस में ही अपनी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। कैसे? इन विज्ञानों के द्वारा। अगर हम भी इनके बारे में प्राप्त करना चाहें तो हम इन भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, इन सभी से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ज्ञान रखने वाले, यानी कि ऐसा जो ज्ञान रखते हैं उन ज्ञान रखने वाले भूगोलविद्ता को गणित एवं कला विशेष करके मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। इन सभी की जानकारी रखने वाले भूगोलविद्ता को गणित एवं कला विश्लेषण, मानचित्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का आकार भू-आव है, परंतु भूगोलविद्ता का मूल उपकरण जो कि मानचित्र वो ऐसे द्विआयामी प्रदर्शित करता है। यानी कि जो पृथ्वी का आकार है वैसे तो हमें लगता है भू-आव है, यानी कि गोल है, परंतु जो भूगोलविद्ता है उनका जो मूल मानचित्र है, मूल उपकरण है मानचित्र, वह इस आकार को द्विआयामी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है। पहले तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सूचनाओं को प्रवाह होने से नहीं रोकते हैं। इन विषयों के बारे में, विज्ञानों के बारे में जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक को कला, गणित, कला और मानचित्र रेखांकन की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भूगोल के प्रमुख दो उपागमों के बारे में बात करते हैं। एक है भूगोल के दो उपागम, पहला है क्रमबद्ध। ठीक है, तो क्रमबद्ध उपागम क्या है? देखिए, क्रमबद्ध उपागम की जो अवधारणा है वो जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हामवोल्ट ने दी थी 1769 से 1859 तक, जो कि ये थे। इस उपागम में किसी एक तथ्य पर पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, फिर क्षेत्रीय स्वरूपों के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। अर्थात अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये हमारा उपागम है इसके तहत किसी एक तथ्य को, ठीक है, चाहे वो शास्त्र से संबंधित हो, जल से संबंधित, किसी भी एक तथ्य का अध्ययन पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है और फिर उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूपों को वर्गीकृत करके इनकी पहचान की जाती है। अब ये होता कैसे वो देखिए, उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति की अध्ययन में रुचि रखता है तो वह उसे सर्वप्रथम उसे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवत रेखा का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण, ठीक है, मानसूनी वन वगैरह, मौसम के बारे में, जल के बारे में, जलवायु इत्यादि का विवेचन किया जाता है तथा सीमांकन किया जाता है। ठीक है, फिर क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता चला कि क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है कि किसी एक तत्व, उदाहरण के लिए हम प्राकृतिक वनस्पति को ही ले लेते हैं, तो विश्व स्तर पर अगर हमें इसका अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम पहले तो विश्व स्तर पर प्राकृतिक वनस्पति का ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें हम विषुवत रेखा, यानी जो हमारी जितनी भी रेखाएं हैं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, इनका अध्ययन करेंगे, वनों का अध्ययन करेंगे, मौसम का अध्ययन करेंगे, जल का अध्ययन करेंगे, जलवायु का अध्ययन करेंगे, मृदा का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसलिए क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। अब आता है दूसरा, प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल दूसरा पॉइंट है, इसकी अवधारणा दी थी जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, जो कि 1779 से 1859 तक जिए थे। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम इस स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है।
या अभी देखिए उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है या प्रदेश राजनीति निर्दिष्ट हो सकते हैं। अर्थात मान लीजिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, 29 राज्य हैं। तो इन 29 राज्यों को पहले तो वर्गीकरण कर दिया 29 राज्य में। अब किसी एक राज्य, मान लीजिए दिल्ली की हम बात करते हैं, तो दिल्ली के राज्य का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक हो या कैसा भी हो। तो इससे कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए अगर वो दिल्ली का अध्ययन कर रहा है तो दिल्ली के किसी एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन करेगा। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध को प्रस्तुत करता है। अब मान लीजिए अगर वो दिल्ली के बारे में अध्ययन कर रहा है तो उसके वातावरण के बारे में जानेगा, मानव के बारे में जानेगा, ठीक है, मृदा के बारे में, वहाँ की जलवायु कैसी है, हर चीज़ के बारे में जानेगा। तो ये वातावरण तथा मानव के बीच जो अंतर संबंध है उन दोनों को दर्शाता है। कौन सा? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो आपको पता चला भूगोल के दो प्रमुख उपागम कौन कौन से? क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तत्व को पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन। वहीं हम प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं तो किसी एक राज्य का अध्ययन, जैसे दिल्ली का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में अध्ययन किया जाना, ये मानव और वातावरण के अंतर के बीच संबंध को समझाता है। अब आता है एक लास्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये भूगोल की शाखाएं विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, यानी कि हम भूगोल की शाखाओं के बारे में अब जानेंगे। तो भूगोल के 3 शाखाएं हैं, एक तो है भौतिक भूगोल, ठीक है, एक है मानव भूगोल और एक है जीव भूगोल। ठीक है, तो ये तीनों भूगोल हैं। आइए हम जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहला भूगोल है भौतिक भूगोल। अब देखिए, भौतिक भूगोल से संबंधित यानी कि जो पृथ्वी की मृदा से जुड़ा हुआ है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है भू आकृतिक विज्ञान। अब भू आकृतिक विज्ञान, यहाँ पे आपको भू आकृति यानी कि पृथ्वी की आकृति के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि पृथ्वी की जितनी भी आकृतियाँ हैं, अब चाहे वो मेंटल हो, भूपटी हो, इन सभी के बारे में विकास से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए जल विज्ञान, तो जल विज्ञान से सीधा मतलब है नदियों के बारे में, झील के बारे में, समुद्र के बारे में, उन सभी के बारे में ये अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, सॉरी ये तीसरा था, ये दूसरा है कि जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना के बारे में। अब जलवायु यानी कि जो वायु से संबंधित है, जो जल से संबंधित है, अर्थात वायुमंडल की संरचना के बारे में, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, जलवायु के प्रकार और उनके प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब मृदा भूगोल, मृदा भूगोल में मिट्टी का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। अब मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की उत्पादकता क्या होती है, उनका वितरण कैसे होता है, उपयोग कैसे होता है, इनके बारे में अध्ययन करना है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है वो हमारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी में जल कितना है, पृथ्वी की मृदा और पृथ्वी की जलवायु कैसी है, उसके बारे में। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल में मानव से संबंधित ही सारी चीज़ें आएंगी, है ना। तो देखिए वो सारी चीज़ें क्या हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि समाज के बारे में अध्ययन। तो इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गयात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनकी संस्कृति का, उनके तत्वों का, उनके योगदान का, यानी कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास, इसका क्या अर्थ है कि यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या, यानी कि चाहे वो ग्रामीण हो ग्रामीण हो या नगरीय हो, इन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या के बारे में, उनके वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, घरों के बारे में, क्या काम करते हैं उसके बारे में, इन सभी के बारे में हम जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड। तो इसमें हम मानव की जो आर्थिक क्रियाएँ होती है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना इत्यादि जो सेवाएं, उनके बारे में, यानी कि जो पैसे से जुड़ा हुआ उसके बारे में। ठीक है, फिर चौथा आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इन द सेंस कि हमारा इतिहास उससे संबंधित। तो देखिए यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व एक ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरा होता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का एक ध्येय है। तो ऐतिहासिक भूगोल के इस अर्थ में हम क्या जानते हैं कि मान लीजिए कोई प्रदेश है
तो जो उस समय रहा, जो अभी है, मान लीजिए दिल्ली है, तो अभी से 100 साल पहले जब ये दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, उस समय इसका इतिहास क्या था, उसके बारे में जानकारी हम करते हैं मानव भूगोल। पांचवा आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीति शब्द से ही पता चल रहा है, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। सीमाओं का निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य से भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक विवाद को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। राजनीतिक भूगोल का अर्थ ये हुआ कि किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरी पृथ्वी पर जो शासन है वो कौन कर रहा है। यहाँ पे हम पॉलिटिकल शासन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें कि जो घटनाएं हो रही हैं, पड़ोसी इकाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, चुनाव परिदृश्य है, उसके विश्लेषण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्षेत्र के परिसीमन की। ठीक है, तो आपको पता चला मानव भूगोल के बारे में। अब बात करते हैं जीव भूगोल की। तो जीव भूगोल में क्या है, तीसरा टॉपिक है जीव भूगोल। तो देखिए, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरप्रश्न के फलस्वरूप जीव भूगोल की शाखाओं का अभ्युदय हुआ। वो कैसे? पहला है जीव भूगोल। इसमें जीव यानी कि जिसमें जान है, पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानीय स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं के अध्ययन का, उनकी विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति यानी कि प्रकृति से संबंधित है, तो यह प्राकृतिक वनस्पतियों में उनके निवास क्षेत्र, उनके स्थानिक रूप के बारे में अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रजातियों के बारे में, स्पेसीज के बारे में, उनके विज्ञान, निवास स्थिति के बारे में अध्ययन होता है। चौथा है पर्यावरण भूगोल, यानी कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के बारे में अध्ययन होता है। जैसे पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं, प्रदूषण कैसा है, पर्यावरण की संरक्षण कैसे हो रहा है, क्या चिंता है, कैसा अनुभव है, इसको विकास कैसे किया जाता है, कम प्रदूषण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का ये टॉपिक था, मतलब कि ये जो टॉपिक है टॉपिक 6 की भूगोल की शाखाएं विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। तो पहला पॉइंट था हमारा भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हमने क्या क्या जाना, देखिए, भू आकृतिक विज्ञान यानी कि पृथ्वी की आकृति से संबंधित, जल विज्ञान यानी कि जल के बारे में और जल के स्रोतों से संबंधित, जलवायु विज्ञान जलवायु के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जलवायु के प्रकार के बारे में अध्ययन होता है। मृदा अर्थात मृदा के प्रकार क्या है, उनकी उत्पादकता कैसी है, उसके बारे में अध्ययन होता है। फिर आता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव समाज में किस तरह से रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके बारे में। मानव का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या कैसे फैली हुई है, कैसे कितना घनत्व, संरचना कैसी है, लिंग अनुपात कैसा है, प्रवास स्थान कैसा है, क्या काम करते हैं, उसके बारे में। आर्थिक भूगोल में पैसे से जुड़े कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन सेवाएं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ऐतिहासिक भूगोल। किसी क्षेत्र का अभी का जो मूल स्वरूप है उससे पहले उसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में अध्ययन। फिर आता है राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, अर्थात कि वहाँ पे शासन, मतलब कि चुनाव परिदृश्य कैसा रहा है, क्षेत्रों का परिसीमांकन कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं जीव भूगोल की। तो जीव भूगोल में जीव से संबंधित सारी बातें जिनमें जान होती है, यानी कि जीवों के अध्ययन करते हैं, उनके स्वरूपों के बारे में। विभिन्न वनस्पतियों का अध्ययन होता है। ठीक है, परिस्थिति विज्ञान में क्या होता है कि जो प्रजातियां होती हैं उनके निवास स्थिति विज्ञान के बारे में अध्ययन होता है। फिर पर्यावरण भूगोल में, अर्थात पर्यावरण में प्रदूषण, ठीक है, संरक्षण कैसे किया, चिंता आदि के बारे में, पर्यावरण की चिंता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब था कि मानव भूगोल, जो हमारा भूगोल है उनकी शाखाएँ क्या क्या, उसके बारे में। उसके बाद ये टॉपिक था कि ये वाला भूगोल के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था 2 उपागम है। पहला है क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, तो क्रमबद्ध उपागम में क्या होता है, पूरे विश्व स्तर पर किसी एक तत्व का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति का मैंने उदाहरण दिया आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रादेशिक भूगोल की। तो प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का ही, केवल एक ही प्रदेश का अध्ययन किया जाता है और उसी के बारे में हमें बताया जाता है। तो उस प्रदेश से यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंधों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो भूगोल के 2 प्रमुख उपागम, इनके बारे में आपको पता चला। उसके बाद हमने जाना कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में। ठीक है, सूचनाओं का अवरुद्ध नहीं करने देती है। ठीक है, और इसके बारे में, चाहे वो किसी भी प्रकार का विज्ञान है, उसके बारे में जो भूगोल वेत्ता है उसको किस किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, ये आपको पता चला। ठीक है, फिर अगला फिर उससे पिछला जो टॉपिक था कि भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए,
उसके बारे में हमने क्या क्या जाना कि वैश्विक शांति और भाईचारे की इस भावना प्रबल बनी रहे इसके लिए, ठीक है। भूपृष्ठ पर फैली विभिन्न विविधताओं को समझने के लिए, मानचित्र को समझने के लिए, ज्ञान की कुशलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और भी जो कई चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। उससे पहला जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि भूगोल का महत्व क्या है, तो भूगोल के महत्व के बारे में हमने कुछ बातें जानी। मानचित्र के बारे में मतलब कि भूगोल का जो पृथ्वी का धरातल है उसके बारे में सभी जानकारी, भूगोल का एक महत्व है बहुत बड़ा, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हम भूगोल भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। एक तो क्या प्रश्न है, एक कहाँ प्रश्न है और एक क्यों प्रश्न है। और क्यों है, क्या है, कहाँ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद में भूगोल इतिहास घटनाओं को प्रभावित करता है कैसे, तो दूरी के अकॉर्डिंग, क्षेत्रीय विस्तार के अकॉर्डिंग, विस्तृत समुद्र के अकॉर्डिंग ये सूचनाओं को प्रभावित करता है। फिर भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी गोल है, एरिस्टोस्थेनीज ने क्या क्या बोला है, रिचर्ड हॉटसन ने रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल क्या है इसके बारे में बताया, अल्फ्रेड हैटनर ने क्या बताया ये आपको पता चला, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक था भूगोल एक विषय के रूप में। जो आपकी किताब है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, और मतलब जो पहली बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो चैप्टर फर्स्ट है भूगोल एक विषय के रूप में, इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको आपका चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।